राज एक 24 साल का लड़का है, स्टार्टअप का सपना देखने वाला एक युवा। दिन रात मेहनत करता है, एक नया ऐप बनाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में लॉन्च करता है कोई उसे डाउनलोड ही नहीं करता। उधर उसका दोस्त राहुल सिर्फ एक सिंपल गेम बनाता है और वो इतना वायरल होता है कि लाखों लोग हर दिन उस पर टाइम बर्बाद करने लगते हैं। राज हैरान है, ऐसा क्या है उस ऐप में जो लोग बार बार वापस आ रहे हैं। राहुल मुस्कुराता है और एक किताब राज के हाथ में रखता है, हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बाय नी रयाल की किताब पढ़ो, जवाब इसमें है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस इंसान की है जो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट लोगों की आदत बन जाए। हुक्ड कोई साधारण किताब नहीं है, ये बताती है कि कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप जैसे प्रोडक्ट्स ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम खुद ब खुद बार बार उन्हें खोलने लगते हैं बिना किसी नोटिफिकेशन के भी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो हमारे ब्रेन को हुक कर लेती हैं? कैसे आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो सिर्फ यूज ना हो बल्कि लोगों की डेली आदत बन जाए? तो चलिए इस वीडियो में हम हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स की पूरी कहानी को समझते हैं, एकदम एंगेजिंग, रिलेटेबल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। हर दिन हम कई ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या हर रोज़ एक ही समय पर कॉफ़ी पीना। ये सभी आदतें हैं जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के कारण बनती हैं और मजबूत होती जाती हैं। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है, इसलिए जब कुछ चीज़ों या पैटर्न को बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। रिसर्च के अनुसार हमारी रोजमर्रा की 40% एक्टिविटीज आदतों के कारण होती हैं, न कि सोच समझ कर लिए गए फैसलों के कारण। बिजनेस की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। सबसे सफल कंपनियां जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजोन और इंस्टाग्राम ने ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं जो यूजर्स की डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई आदत बन जाती है तो लोग बार बार उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता। कई लोग नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि वे स्मोकिंग छोड़ देंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे या हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। रिसर्च बताती है कि शराब छोड़ने के डिटॉक्स प्रोग्राम को पूरा करने के 1 साल के अंदर लगभग 66% शराबी फिर से शराब पीने लगते हैं। इसका कारण यह है कि दिमाग में पुरानी आदतों के न्यूरल पाथवेज बने रहते हैं, इसलिए बदलाव टेम्परेरी होता है। नई आदतें तभी बनती हैं जब उन्हें बार बार दोहराया जाए और वे किसी ज़रूरत को पूरा करें। जो बिजनेस आदत बनाने की साइकोलॉजी समझते हैं वे बाजार में आगे रहते हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कस्टमर को बार बार वापस लाने में मदद करते हैं। वे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLTV बढ़ाते हैं, यानी लंबे समय के बाद उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जिससे बिजनेस को लंबे समय तक फायदा होता है। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं कि वे किसी दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट नहीं करना चाहते, भले ही कोई बेहतर ऑप्शन क्यों ना हो। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट पर राज करते हैं और वे बिजनेस को कैसे ग्रो करने में मदद करते हैं। आज के समय में सबसे सफल कंपनियों की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि उनके प्रोडक्ट यूजर्स की आदतों का हिस्सा बन चुके हैं। जब कोई प्रोडक्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो हम उसे बिना सोचे समझे बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले कौन से ऐप्स खोलते हैं? शायद व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या ट्विटर एक्स पर न्यूज़ देखना। ये प्रोडक्ट्स हमारी आदतों में शामिल हो चुके हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करते हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को बाजार में बड़ी बढ़त मिलती है क्योंकि कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा होती है। जब कोई आदत एक बार बन जाती है तो यूज़र उसे छोड़ना नहीं चाहता, जिससे बिजनेस को लॉयल कस्टमर मिलते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर किसी कंपनी का कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है तो उसके प्रॉफिट में 25 से 95% तक की वृद्धि हो सकती है। 2. फ्री मार्केटिंग होती है। जब कोई प्रोडक्ट आदत का हिस्सा बन जाता है तो लोग इसे दूसरों को बताने लगते हैं। फेसबुक की सफलता का कारण यही था। लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करते थे, फोटो में टैग करते थे और बातचीत में शामिल होते थे। 3. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे यूजर रोज इस्तेमाल करता है, उसे बदलना मुश्किल होता है।
उदाहरण के लिए QW या TU कीबोर्ड लेआउट सबसे तेज टाइपिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन यह इतनी पुरानी आदत बन चुका है कि लोग इसे बदलना नहीं चाहते। 4. प्राइसिंग पावर बढ़ती है। जब यूजर किसी प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं तो वह कीमत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते। उदाहरण के लिए कई मोबाइल गेम्स पहले फ्री होते हैं, लेकिन जब यूजर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो वे पेमेंट ऑप्शन देते हैं, जिसे यूजर खुशी खुशी अपना लेता है। कौन से प्रोडक्ट्स आदतें बना पाते हैं? हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता। केवल वही प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग बन पाते हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार, लेकिन रोज होना बेहतर है। किसी रोजमर्रा की समस्या का समाधान देते हैं, जैसे बोरियत दूर करना, सोशल कनेक्शन, प्रोडक्टिविटी आदि। दूसरे ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा आसान और फायदेमंद होते हैं। जो कंपनियां इन बातों को समझती हैं वे ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करती हैं जो लोगों की लाइफस्टाइल में घुल मिल जाते हैं। जितना ज्यादा कोई यूजर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उतनी ही तेजी से वह उसकी आदत बन जाती है। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए हुक मॉडल कैसे काम करता है और क्यों ये यूजर्स को बार बार लौटने पर मजबूर कर देता है। जो प्रोडक्ट्स हमारी आदत बन जाते हैं वे सिर्फ किस्मत से सफल नहीं होते, उन्हें जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे बार बार उपयोग किए जाएं। लेखक द्वारा विकसित हुक मॉडल समझाता है कि कैसे कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन्हें लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। यह मॉडल 4 स्टेप्स में काम करता है: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। जब कोई यूजर इस साइकिल से बार बार गुजरता है तो प्रोडक्ट उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, ट्रिगर। कोई भी आदत ट्रिगर से शुरू होती है जो यूजर को कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। ट्रिगर 2 प्रकार के होते हैं: एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रिगर ये बाहर से आते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, एड्स या किसी दोस्त की सिफारिश। ये यूजर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स ये इमोशंस, विचार या पुरानी आदतें होती हैं जो किसी व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए लोग सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस की वजह से नहीं, बल्कि बोरियत, अकेलापन या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण खोलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट एक्सटर्नल से इंटरनल ट्रिगर की तरफ यूजर को शिफ्ट कर देता है तो वह आदत बन जाता है। स्टेप 2, एक्शन। ट्रिगर के बाद अगला स्टेप एक्शन होता है, जैसे ऐप खोलना, लिंक पर क्लिक करना या कुछ सर्च करना। अगर यह एक्शन आसान होगा तो यूजर बार बार इसे दोहराएगा। एक्शन को 2 चीजें प्रभावित करती हैं। 1, मोटिवेशन। अगर यूजर के पास कोई मजबूत कारण है तो वह एक्ट करेगा। लोग आनंद, समाज में अपनाने और दर्द से बचने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो एबिलिटी, अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुश्किल होगा तो यूजर उसे छोड़ देगा। यूजर के लिए चीजें जितनी आसान होंगी उतना ही ज्यादा वे प्रोडक्ट से जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए गूगल का सर्च इंजन सफल इसलिए हुआ क्योंकि यह बेहद सरल था। बस टाइप करें और तुरंत रिजल्ट लें। स्टेप 3, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। हमारा दिमाग नई चीजों की तलाश में रहता है। प्रोडक्ट्स जो अचानक कुछ रिवॉर्ड्स या प्राइज देते हैं वे हमें लंबे समय तक एंगेज रखते हैं। 3 प्रकार के वेरिएबल रिवॉर्ड्स होते हैं। सोशल रिवॉर्ड्स जैसे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जो सोशल मीडिया पर हमें मिलते हैं। हंट रिवॉर्ड्स जैसे कुछ नया ढूंढने का रोमांच, जैसे ट्विटर एक्स पर स्क्रॉल करना या डिस्काउंट वाली डील्स खोजना। सेल्फ रिवॉर्ड्स जैसे कोई गोल पूरा करना, गेम में अगला लेवल हासिल करना या व्यक्तिगत उपलब्धि पाना। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम बार बार इसलिए खोला जाता है क्योंकि हर बार नया कंटेंट, अलग अलग लाइक्स और पोस्ट रील्स मिलती है। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट। जब कोई यूजर किसी प्रोडक्ट में समय, मेहनत, पैसे या डेटा इन्वेस्ट करता है तो वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। जितना अधिक यूजर इन्वेस्ट करेगा उतना ही उसे छोड़ना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए लोग स्पॉटिफाई या यूट्यूब बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने प्लेलिस्ट बनाने और सब्सक्रिप्शन में समय लगाया होता है। उदाहरण, आइकिया इफेक्ट बताता है कि जब लोग खुद कोई फर्नीचर बनवाते हैं तो वे उसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसी तरह जब कोई यूजर किसी ऐप में कुछ बनाता है या कंटेंट सेव करता है तो वह उससे जुड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट स्टेप अगले ट्रिगर को सेट करता है।
जिससे यूज़र बार बार प्रोडक्ट का उपयोग करता है और उसकी आदत पड़ जाती है। आने वाले अध्यायों में आप इन स्टेप्स के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं और वे यूजर्स की आदतें कैसे बनाते हैं। हर आदत की शुरुआत ट्रिगर से होती है। ट्रिगर यानी एक ऐसा संकेत जो हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में ट्रिगर पहला स्टेप होता है और यह यूजर को बार बार प्रोडक्ट की तरफ खींचने में अहम भूमिका निभाता है। ट्रिगर्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। शुरू में यूजर्स एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंटरनल ट्रिगर्स विकसित हो जाते हैं, जिससे उनका व्यवहार ऑटोमेटिक बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जा सकें जो लोग बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल ट्रिगर्स बाहर से आते हैं और यूजर को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये कई तरह के हो सकते हैं। पेड ट्रिगर्स जैसे एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट या प्रमोटेड कंटेंट जो नए यूजर्स को आकर्षित करते हैं। हालांकि लंबे समय तक इन पर निर्भर रहना महंगा साबित हो सकता है। 2. अर्न ट्रिगर्स जैसे पीआर, वायरल कंटेंट या वर्ड ऑन माउथ। ये कम लागत वाले होते हैं लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किए जा सकते। 3. रिलेशनशिप ट्रिगर्स जैसे दोस्तों के इनवाइट्स, सोशल मीडिया शेयर या रेफरल्स। व्हाट्सएप और फेसबुक ने इसी रिलेशनशिप ट्रिगर्स की मदद से तेजी से ग्रोथ की। 4. ऑन्ड ट्रिगर्स जैसे नोटिफिकेशन, ईमेल या ऐप रिमाइंडर जो उन यूजर्स को भेजे जाते हैं जो पहले ही प्रोडक्ट से जुड़े हैं। ये सबसे प्रभावी होते हैं क्योंकि ये लगातार यूजर को वापस लाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम यूजर्स को लाइक्स और कमेंट्स की नोटिफिकेशन भेजता है जिससे वे बार बार ऐप खोलते हैं। फिर धीरे धीरे लोग बिना नोटिफिकेशन के भी ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम चेक करने लगते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स सबसे प्रभावी होते हैं क्योंकि ये इमोशंस और विचारों से जुड़े होते हैं। ऐसे में यूजर को किसी एक्सटर्नल रिमाइंडर की जरूरत नहीं होती और वे खुद ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। ज्यादातर इंटरनल ट्रिगर्स नेगेटिव इमोशंस से जुड़े होते हैं, जैसे बोरियत, अकेलापन या स्ट्रेस। उदाहरण के लिए लोग बोर होने पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। गूगल भी इसलिए हमारी आदत बन गया है क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो हम तुरंत सर्च कर लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट किसी विशेष भावना को किसी खास एक्शन से जोड़ने में सफल हो जाता है तो वह आदत बन जाता है। जब यह कनेक्शन मजबूत हो जाता है तो यूजर बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। एक्सटर्नल से इंटरनल ट्रिगर्स की ओर बदलाव। लंबे समय तक यूजर्स को जोड़े रखने का रहस्य यह है कि उन्हें एक्सटर्नल से इंटरनल ट्रिगर्स की ओर ले जाया जाए। जितनी बार यूजर किसी भावना के जवाब में एक व्यवहार को दोहराएगा, वह आदत उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण के लिए फेसबुक के शुरुआती दिनों में यूजर्स इन्विटेशंस के जरिए जुड़ते थे, जो कि एक एक्सटर्नल ट्रिगर था। फिर धीरे धीरे फेसबुक चेक करना बोरियत का स्वाभाविक समाधान बन गया, जो कि एक इंटरनल ट्रिगर है। अगले चैप्टर आप सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को उपयोग में आसान कैसे बनाया जाए और यूजर्स का मोटिवेशन बढ़ाकर उन्हें बार बार लौटने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। जब कोई ट्रिगर किसी यूजर को प्रेरित करता है तो हुक मॉडल का अगला स्टेप एक्शन होता है, यानी वह व्यवहार जो यूजर ट्रिगर के जवाब में करता है। लेकिन सिर्फ ट्रिगर होना काफी नहीं है, यूजर के पास मोटिवेशन और एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई एक्शन बहुत कठिन है तो यूजर उसे छोड़ देगा, चाहे ट्रिगर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। मोटिवेशन और एबिलिटी का संतुलन। डॉबी जे फॉक के बिहेवियर मॉडल के अनुसार किसी भी व्यवहार के लिए 3 चीजों का मेल जरूरी है। 8. ट्रिगर व संकेत जो एक्शन को प्रेरित करता है। 2. मोटिवेशन यूजर की एक्शन लेने की इच्छा। 3. एबिलिटी एक्शन को पूरा करने की आसानी। अगर मोटिवेशन ज्यादा है लेकिन एबिलिटी कम है यानी एक्शन कठिन है तो यूजर हार मान लेगा। अगर एबिलिटी ज्यादा है लेकिन मोटिवेशन कम है तो भी एक्शन नहीं होगा। सबसे सफल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्शन को इतना आसान बना देते हैं कि यूजर कम मोटिवेशन के बावजूद भी उन्हें इस्तेमाल करता है। हालांकि मोटिवेशन महत्वपूर्ण है लेकिन यूजर के लिए चीजों को आसान बनाना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगे तो लोग उसे टाल देंगे। जितना आसान एक्शन होगा उतनी ही संभावना है कि यूजर उसे बार बार करेगा। 6 चीजें यह तय करते हैं कि कोई एक्शन कितना आसान होगा।
समय इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। 2 पैसा इसकी क्या लागत होगी। फिर मानसिक प्रयास, इसे समझने में कितना सोचना पड़ेगा। चौथे, शारीरिक प्रयास, इसे करने में कितनी मेहनत लगेगी। 5वां, सोशल एक्सेप्टेंस, क्या ये व्यवहार समाज में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। छठे, रूटीन के साथ तालमेल, क्या ये पहले से बनी हुई आदतों में फिट बैठता है। सबसे सफल प्रोडक्ट्स रुकावटें हटाकर एक्शन को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए गूगल का सर्च इंजन उपयोग में आसान है, बस टाइप करें और तुरंत परिणाम पाएं। हमारे दिमाग में निर्णय लेने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो यूजर बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। स्कैरसिटी इफेक्ट, लोग उन्हीं चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे निर्णय को बदल सकता है। सोशल प्रूफ, लोग वही करना पसंद करते हैं जो दूसरों को करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स साइट्स पर बेस्ट सेलर टैग वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। जो प्रोडक्ट्स इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं वे यूजर्स को बिना किसी बाधा के एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले चैप्टर आप सीखेंगे कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स कैसे काम करते हैं और वे यूजर्स को लंबे समय तक जोड़े रखने में कैसे मदद करते हैं। जब कोई यूजर किसी प्रोडक्ट का उपयोग करता है तो उसे इनाम या रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन हर इनाम समान रूप से प्रभावी नहीं होता। सबसे शक्तिशाली इनाम वे होते हैं जिनके बारे में यूजर ने सोचा नहीं होता। यही अनसर्टेनिटी यूजर को बार बार लौटने के लिए प्रेरित करती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि हमारा दिमाग इनाम से ज्यादा उसके इंतजार, एंटिसिपेशन पर प्रतिक्रिया देता है। इसे वेरिएबल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, जिसे कई हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब इनाम निश्चित ना हो तो हमारा दिमाग बार बार उस अनुभव को दोहराना चाहता है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स क्यों प्रभावी होते हैं। बीएफ स्किनर के प्रयोग में देखा गया कि जानवरों को अगर नियमित रूप से एक जैसा इनाम मिलता रहा तो उनका उत्साह धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन जब इनाम को अनिश्चित रूप से दिया गया तो उनका एंगेजमेंट काफी बढ़ गया। यही सिद्धांत सोशल मीडिया फीड्स और ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जब यूजर को यह नहीं पता होता कि अगली बार क्या मिलेगा तो वे बार बार लौटते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक, ट्राइब रिवॉर्ड्स, जो सोशल वैलिडेशन से मिलते हैं। स्किनर के प्रयोग में देखा गया कि जानवरों को अगर नियमित रूप से एक जैसा इनाम मिलता रहा तो उनका उत्साह धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन जब इनाम को अनिश्चित रूप से दिया गया तो उनका एंगेजमेंट काफी बढ़ गया। यही सिद्धांत सोशल मीडिया फीड्स और ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जब यूजर को यह नहीं पता होता कि अगली बार क्या मिलेगा तो वे बार बार लौटते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक, ट्राइब रिवॉर्ड्स, जो सोशल वैलिडेशन से मिलते हैं। लोग समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट पर लाइक्स, कमेंट्स, रीट्वीट्स, अपवोट्स। यह इसलिए काम करता है क्योंकि यूजर बार बार लौटते हैं यह देखने के लिए कि उन्हें दूसरों से कितना समर्थन मिला या लोगों ने उनके पोस्ट या कमेंट्स को कितना। जहां हम भोजन और संसाधनों की तलाश में रहते थे। उदाहरण के लिए ट्विटर पर इन्फिनिट स्क्रोलिंग, बार बार ईमेल चेक करना, स्टॉक मार्केट अपडेट्स देखना। यह इसलिए काम करता है क्योंकि जब यूजर को कोई नई या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो वे संतोष महसूस करते हैं। सेल्फ रिवॉर्ड्स, जो पर्सनल अचीवमेंट से मिलते हैं। लोग मास्टर बनने और उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए गेम में नया लेवल पार करना, ऐप्स में बैज हासिल करना, फिटनेस ऐप्स में नए लक्ष्य प्राप्त करना। यह इसलिए काम करता है क्योंकि यूजर को अपने प्रयासों का पॉजिटिव परिणाम दिखता है, जिससे वे प्रेरित होते हैं। रिवॉर्ड्स तभी प्रभावी होते हैं जब वे यूजर की मोटिवेशन से मेल खाते हैं। अगर इनाम यूजर की अपेक्षा से अलग होगा तो उनकी रुचि कम हो सकती है। उदाहरण के लिए एक Q&A वेबसाइट जिसने सवालों के जवाब देने के लिए पैसे देना शुरू किया असफल रही क्योंकि यूजर का मुख्य मकसद पैसा नहीं था। इसके विपरीत कोरा ने सोशल वैलिडेशन दी, जिससे यूजर की एंगेजमेंट बढ़ी। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टेज कैसे काम करती है और यह क्यों यूजर्स को बार बार लौटने के लिए प्रेरित करता है। हुक मॉडल का आखिरी चरण इन्वेस्टमेंट है, जहां यूजर किसी प्रोडक्ट में अपना समय, मेहनत, डेटा या पैसा निवेश करता है। यह निवेश उनकी कमिटमेंट को बढ़ाता है और उन्हें बार बार लौटने के लिए प्रेरित करता है। इन्वेस्टमेंट तुरंत
इनाम नहीं देता बल्कि भविष्य में एंगेजमेंट बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे यूजर किसी प्रोडक्ट में निवेश करता है उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। इस सिद्धांत को आइकिया इफेक्ट और कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी जैसी साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं समर्थन देती हैं। आइकिया इफेक्ट बताता है कि लोग उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जिनमें उन्होंने खुद योगदान दिया हो। उदाहरण के लिए लिंक्डइन यूजर्स से उनका प्रोफाइल पूरा करने के लिए कहता है। जितनी अधिक जानकारी वे जोड़ते हैं उतना ही मुश्किल होता है किसी दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट करना। जब यूजर किसी प्रोडक्ट को पर्सनलाइज करता है तो वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे वे बार बार लौटते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिटेंशन कैसे बढ़ता है? फिजिकल प्रोडक्ट्स समय के साथ खराब हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स यूजर के इन्वेस्टमेंट से बेहतर होते जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स 3 तरह की होती हैं। एक, कंटेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें यूजर्स अपना डेटा सेव करते हैं जो उन्हें जोड़े रखता है। जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स पर यूजर्स अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, जिससे वे बार बार इनका इस्तेमाल करते हैं। 2, रेपुटेशन इन्वेस्टमेंट। इसमें यूजर अपने योगदान से एक पहचान बनाते हैं जिससे वे सक्रिय बने रहते हैं। जैसे कोरा और स्टैक ओवरफ्लो पर जवाब देने वाले यूजर्स को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है, जिससे वे और योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। 3, स्किल इन्वेस्टमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट को सीखने में समय लगता है तो यूजर उसे छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए अडोबी फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने में समय लगता है, इसलिए यूजर्स इन्हें आसानी से नहीं छोड़ते। इन्वेस्टमेंट नए ट्रिगर्स बनाता है जो यूजर को वापस लाते हैं। जब कोई यूजर किसी प्रोडक्ट में निवेश करता है तो इससे नए ट्रिगर्स बनते हैं जो उन्हें दोबारा हुक मॉडल में खींच लेते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई यूजर टिंडर पर प्रोफाइल स्वाइप करता है तो वह समय निवेश करता है। अगर उसे कोई मैच मिलता है तो यह एक नया एक्सटर्नल ट्रिगर बन जाता है जो उसे फिर से ऐप पर लाता है। स्नैपचैट पर भी बार बार मैसेज भेजने वाले यूजर्स को रिप्लाई मिलने की संभावना अधिक होती है, जिससे वे लगातार जुड़े रहते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट को आसान और फायदेमंद बना दे तो यूजर बिना सोचे समझे उसे दोबारा इस्तेमाल करने लगते हैं। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि कंपनियां हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को जिम्मेदारी और एथिक्स के साथ कैसे डिजाइन कर सकती हैं। हुक मॉडल एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कुछ प्रोडक्ट्स यूजर्स की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि फिटनेस एप्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या प्रोडक्टिविटी टूल्स, लेकिन कुछ कंपनियां साइकोलॉजिकल वीकनेसेस का फायदा उठाकर यूजर्स को एडिक्शन लगाने वाले प्रोडक्ट्स की तरफ खींचती हैं। जो कंपनियां हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही हैं उन्हें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या यह प्रोडक्ट यूजर्स की जिंदगी में सुधार लाएगा? क्या मैं खुद इस प्रोडक्ट का उपयोग करूंगा? अगर दोनों का जवाब हाँ है तो यह प्रोडक्ट सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो यह सिर्फ यूजर्स को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिना असल में कोई वैल्यू जोड़े। लेखक द्वारा विकसित मैनिपुलेशन मैट्रिक्स के अनुसार डिजाइनर्स को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 1, द फैसिलिटेटर। यह डिजाइनर हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को जिम्मेदारी से डिजाइन करता है और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए ड्यूओलिंगो या किताबी, जो सीखने की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। 2, द पेडलर। इस तरह का डिजाइनर अच्छे इरादों से प्रोडक्ट डिजाइन करता है लेकिन खुद उसका उपयोग नहीं करता, जिससे यूजर की दिलचस्पी कम हो सकती है। 3, द एंटरटेनर। इस तरह का डिजाइनर ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो आकर्षक होते हैं लेकिन जिंदगी में कोई विशेष सुधार नहीं लाते। उदाहरण के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स। 4, द डीलर। इस तरह का डिजाइनर यूजर्स की आदतों और व्यवहार का फायदा उठाता है बिना उनकी भलाई की चिंता किए। उदाहरण के लिए गंभीर रूप से लत लगाने वाले जुआ ऐप्स। हर कंपनी को एक फैसिलिटेटर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि उनके प्रोडक्ट्स यूजर्स की जिंदगी में सकारात्मक योगदान दें। सही तरीके से यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना एक पॉजिटिव हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए कंपनियों को यह करना चाहिए। 1, यूजर्स की असली समस्याओं को हल करना। प्रोडक्ट को ऐसी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए जो जिंदगी को आसान बनाए। उदाहरण के लिए काम ऐप जो ध्यान की आदत को बढ़ावा देता है। 2, यूजर्स को अपनी एंगेजमेंट को नियंत्रित करने की शक्ति देना। टाइम लिमिट, रिमाइंडर या पॉज फीचर्स जैसे विकल्प देना ज़रूरी है।
3. यूजर्स पर होने वाले अनजाने प्रभावों की निगरानी करना, यह देखना जरूरी है कि प्रोडक्ट किसी भी तरह से यूजर्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अनंत स्क्रॉलिंग और ऑटो प्ले जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि यूजर ज्यादा समय बिताएं। हालांकि यह यूजर को जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम में उलझा सकता है। यूजर्स उन प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं जो उनकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। एक एथिकल हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट न केवल ज्यादा एंगेजमेंट लाता है बल्कि यूजर्स को अच्छी आदतें बनाने में भी मदद करता है। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि हुक मॉडल को प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए जिससे लंबे समय तक उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। अब तक आपने हुक मॉडल को समझ लिया है। अब अगला कदम यह सीखना है कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। एक अच्छा हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट 4 चरणों ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल, रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट का सही तरीके से पालन करता है ताकि यूजर बार बार उसे इस्तेमाल करे। लेकिन सिर्फ मॉडल समझना काफी नहीं है, इसे सही ढंग से लागू करना, लगातार सुधार करना और नैतिकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। 1. सही ट्रिगर की पहचान करना। किसी भी हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले इंटरनल ट्रिगर को पहचानना जरूरी है जिससे यूजर बार बार प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। सबसे सफल प्रोडक्ट्स वे होते हैं जो यूजर की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे कि बोरियत, अकेलापन, तनाव या जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उदाहरण के लिए फिटनेस ऐप्स सेहत की चिंता को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करती हैं ताकि यूजर नियमित रूप से वर्कआउट करें। अगर कोई इंटरनल ट्रिगर मजबूत हो तो यूजर्स को बाहरी रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ब खुद प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो एक्शन को आसान बनाना। किसी भी आदत को बनाने के लिए यूजर के लिए एक्शन लेना बेहद आसान होना चाहिए। यूजर की आदतों के अनुसार डिजाइन करें, पहले से परिचित डिजाइन पैटर्न इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए गूगल का सिंगल सर्च बार तेज और सहज सर्च एक्सपीरियंस प्रदान करता है। 3. प्रभावी वेरिएबल रिवॉर्ड्स लागू करना। यूजर को ऐसा इनाम मिलना चाहिए जो रोमांचक और अनप्रिडिक्टेबल हो ताकि वे बार बार लौटें। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम यूजर को हर बार ऐप खोलने पर नई और अलग अलग पोस्ट्स दिखाता है जिससे वे बार बार स्क्रॉल करते हैं। अच्छे वेरिएबल रिवॉर्ड्स उन्हीं चीजों से जुड़े होते हैं जो यूजर की मोटिवेशन से मेल खाते हैं। अगर इनाम व्यर्थ लगेगा तो यूजर की रुचि खत्म हो जाएगी। 4. यूजर से इन्वेस्टमेंट कराना। आखिरी स्टेप यह है कि यूजर को समय, मेहनत, डेटा या पर्सनलाइजेशन के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक कोई यूजर निवेश करेगा उतना ही वह प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहेगा। उदाहरण के लिए स्पॉटिफाई यूजर को अपनी खुद की प्लेलिस्ट बनाने की सुविधा देता है जिससे वे बार बार उसी ऐप पर लौटते हैं। हुक मॉडल लागू करने के बाद कंपनियों को लगातार सुधार करते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण एंगेजमेंट मैट्रिक्स पहचानना कि कौन से कार्य बार बार दोहराए जाते हैं। यूजर फीडबैक सुनना, यूजर्स के वास्तविक व्यवहार के आधार पर प्रोडक्ट को विकसित करना। सफल हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स केवल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नहीं होते, वे यूजर्स की जिंदगी में असली वैल्यूज जोड़ते हैं। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट की एंगेजमेंट को लंबे समय तक बनाए रखा जाए और इसे भविष्य के लिए बेहतर बनाया जाए। कोई भी हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाना सिर्फ यूजर्स को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उन्हें जोड़े रखने और प्रोडक्ट को उपयोगी बनाए रखने पर भी ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है और सबसे सफल प्रोडक्ट्स को भी बदलते यूजर व्यवहार, तकनीकी विकास और मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार खुद को विकसित करना पड़ता है। किसी प्रोडक्ट के हैबिट फॉर्मिंग होने का आकलन करने के लिए कंपनियों को कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर नजर रखनी चाहिए जो यूजर रिटेंशन और एंगेजमेंट को दर्शाते हैं। 1. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। यूजर कितनी बार वापस आते हैं। तो टाइम स्पेंट, क्या यूजर नियमित रूप से जुड़े हुए हैं या उनका उपयोग कम हो रहा है। 3% यूजर दैनिक या साप्ताहिक रूप से इंटरैक्ट कर रहे हैं। 4. रिटेंशन रेट, क्या यूजर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों बाद भी लौटते हैं। अगर हैबिट स्कोर और रिटेंशन रेट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट यूजर्स की आदतों का हिस्सा बन चुका है। यूजर्स को जोड़े रखना लेकिन उन्हें अधिक लोड न देना। कई कंपनियां यूजर्स को जबरदस्ती एंगेज करने की गलती करती हैं जिससे वे बहुत अधिक नोटिफिकेशन, ईमेल और रिकमेंडेशंस भेजती हैं। हालांकि
अत्यधिक एंगेजमेंट की कोशिश से थकान पैदा हो सकती है और यूज़र प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं। यूज़र को स्वाभाविक रूप से जोड़े रखने के लिए प्रोडक्ट्स को यह करना चाहिए। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दें, यूज़र के व्यवहार के आधार पर उनकी रुचि के अनुसार सुझाव दें, नए फीचर्स को धीरे धीरे पेश करें। बहुत अधिक बदलाव एक साथ करने से यूज़र्स भ्रमित हो सकते हैं। स्वाभाविक री एंगेजमेंट को बढ़ावा दें, ऐसे डिज़ाइन तैयार करें जो यूज़र्स को बिना किसी दबाव के वापस लाएं। एक सफल प्रोडक्ट सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं होता, ये यूज़र्स का भरोसा भी जीतता है। जब यूज़र को लगता है कि कोई प्रोडक्ट मूल्यवान, ईजी टू यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा हुआ है, तो वे उससे लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हुक्ड किताब की वो गहरी झलक जिसने हमें सिखाया कि लोग किसी प्रोडक्ट से क्यों जुड़ते हैं, बार बार क्यों लौटते हैं और कैसे एक ऐप या वेबसाइट हमारी आदत बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकें जो सिर्फ काम ना करे बल्कि लोगों की लत बन जाए, तो आपके आइडिया की ताकत कहाँ तक जा सकती है। यही फर्क होता है एक आम ऐप और हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात दिलचस्प लगी। और हाँ, ऐसे ही बुक समरीज के लिए इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो सोच बदलती है, जिंदगी बनाती है। याद रखिए, आपका प्रोडक्ट तभी जिंदा रहेगा जब वो लोग की आदत बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और कुछ ऐसा बनाइए जो लोगों को हुक कर ले।